vibrant in every atom. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. Om Shanti. Shanti। आप सभी को मेरा प्रणाम। हम लोग शिव सूत्र के 3 ऑलरेडी टॉक में 11 सूत्र कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। और लास्ट टाइम हम लोगों ने जागृत स्वप्न सुषुप्ति भेदे, ये जो 7th सूत्र है, तूर्या भोग संवेद संभवा और ज्ञानम जागृता स्वप्नो विकल्पा अविवेको माया सुषुप्तम, अर्थात जब ये तीनों अवस्थाओं का भेदन कर देता है, कोई योगी ही कर सकता है, तो तब वो आगे जो है इनके पार जा पाता है, तब तूर्य भोग संभवा मतलब संभव हो पाता है, ऐसा कहा गया है। और अब ये तीनों अवस्थाओं को जो योगी एक्सपीरियंस करता है, उसका नाम यहाँ पे कहा गया वीरेशा। तो 11वां सूत्र था त्रितय भोक्ता वीरेशा। इन तीनों अवस्थाओं को जो भोगता है, यानी जो एंजॉयर है, जो एक्सपीरियंसर है, वो उसका नाम या उसकी अवस्था, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि ये कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन की बात हम लोग कर रहे हैं, इस एक्सपेंशन में कॉन्शियसनेस की ये इम्पॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि स्टेज वाइज है। तो ये इस स्टेज को जो कॉन्शियसनेस की अटेन कर लेता है, उसको शिव सूत्र के अंदर वीरेश कहा गया है। क्योंकि जैसे हम जानते ही हैं, सभी एक एक कॉन्शियसनेस की स्टेजेस हैं, जैसे बुद्धा हैं, जैसे हमारे महात्मा गण हैं, और सब इस तरीके से जो हैं अलग अलग स्टेजेस हैं। तो उस तरीके से यहाँ पे एक स्टेज है, इसको इन्होंने वीरेशाह कहा। तो ये है ट्रिपल स्टेट। त्रेताय मीन्स ट्रिपल स्टेट, भोक्ता मीन्स एक्सपीरियंसर, वीरेश द लॉर्ड ऑफ ऑल पावर्स, he in whose consciousness all these three states have become fused into one integrated state can wield all powers within that limited realm of manifestation। तो यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम इसको छोड़ा था और ये समझा था कि मैनिफेस्टेशन का जो ड्रामा है, जो कि डिवाइन आइडिएशन है, बेसिकली जैसे हम लोग एक आइडिया बनाते हैं, वैसे ही डिवाइन आइडिएशन है। डिवाइन आइडिएशन में सृष्टि और प्रलय अल्टरनेशन में होते रहते हैं। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का मतलब ये बेसिस है, मैनिफेस्टेशन होता है और मैनिफेस्टेशन में सृष्टि और प्रलय अल्टरनेशन में होते हैं। ये डिवाइन आइडिएशन है, जैसे हम लोगों का है। हम लोगों का इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, वहाँ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की बात की जा रही है। ऐसे ही ये हमारा माइंड है या उसका आइडिएशन है, और ये डिवाइन आइडिएशन है। तो हम लोगों ने इस बात को समझा था। एक अब यहाँ पे जो स्टेज है वीरेश की, वो एक कॉन्शियसनेस की स्टेज तक पहुंच गया है, जहाँ पे कि अभी उसके अंदर लास्ट वेस्टिज ऑफ इगोइज्म अभी भी है। और वो केवल जो सांख्य फिलॉसफी के आधार पे कहा जा सकता है, या पुरुष प्रकृति जो बात की जाती है, तो अभी वो इससे पार नहीं हुआ है, पूरी तरह फ्रीडम नहीं है, वो वीरेश है, उसके अंदर अभी ये बचता है। इसलिए वो शिव तुल्य नहीं बना। जैसा कि हम लोगों ने बात करी थी कि यहाँ पे इंडिविजुअलाइज सेंटर जो है उसका, उसमें अभी परफेक्ट यूनियन नहीं हुई है, आत्मा और परमात्मा का पूर्ण रूप से मिलन नहीं है। तो उसके अंदर जो पावर है वो लिमिटेड ओमनिशियंस है, लिमिटेड ओमनिपोटेंस है। और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 सूत्र समझे थे, जो कि आगे के हैं शिव सूत्र के।
विद्या समुत्थाने स्वाभाविके खेचरी शिवावस्था। ये शिवा की अवस्था क्या है उसकी बात की गई है, ये सुप्रीम स्टेट ऑफ रियलिटी है। इसी तरह शिव तुल्यो जायते मतलब शिव की तरह हो जाना। On attaining the highest state beyond the Atmic state, the consciousness of yogi becomes merged कॉन्शियसनेस ऑफ शिवा और परमात्मा के साथ वननेस हो जाती है। ये हम लोगों ने इस बात को समझा था लास्ट टाइम। अब हम लोग इसको जो है आगे चलेंगे, और जैसे कि हम लोगों ने समझा था कि ट्रिपल स्टेट क्या है, इसके अंदर ये फ्यूज़न पूरी तरह उसका अभी हो गया है, मगर सेल्फ रियलाइज्ड इंडिविजुअल अभी फुली सेल्फ रियलाइज नहीं है, उसके अंदर लास्ट वेस्टिज ऑफ इगोइज्म है, जिसके लिए वो जो है अभी पूर्ण रूप से शिवा की तरह नहीं हुआ है। तो ये स्टेज को वीरेश कहा गया था। ये हम लोगों ने 11वां सूत्र पढ़ा था। अब हम लोग अगले सूत्र पे आएंगे, जो कि है विस्मयो योग भूमिका। एक सर्टेन स्टेज पे पहुंच गया है जिसको वीरेश कहा गया है, और ये वीरेश जो है अब इसकी क्या क्या पावर्स हैं इसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ये है नेक्स्ट, अब इसकी शक्तियों के बारे में, या ये परिस्थितियां हैं जो इसके क्या नाम है पड़ाव हैं, जो भी चैनल्स हैं, स्टेशंस हैं, यानी अलग अलग स्टेशन से होके जैसे ट्रेन जाती है, जैसे हम लोग एक एक अवस्थाओं को पार करते हैं, उनकी यहाँ पे बात की जा रही है। तो नेक्स्ट सूत्र है विस्मयो योग भूमिका। विस्मय यानी वंडरफुल, अमेजिंग, एस्टोनिशिंग। योग in practice of yoga, bhumika means states and experiences gained in different stages। तो ये different stages है। The states attained and the experiences gained in the different stages of yogic practice are really astonishing। अब एक टेस्ट भी कहा जाता है कि जो योगी है या सर्टेन स्टेज पर पहुंच गया है, क्या उसके अंदर विस्मय है। उसको देख के हमको लगता है कि सारी चीज़ें में उसके अंदर जो कुछ भी घटित हो रहा है वो विस्मय से भरा रहता है, खुश रहता है, और एक विस्मय जैसी अवस्था में रहता है। तो ये लक्षण है। ऐसा कहा जाता है कि ये जब हम किसी के अंदर देखें तो हम पहचान सकते हैं कि योगा की एक स्टेज तक पहुंच गया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे हम लोग एक मिनट के लिए कल्पना करें कि हम लोग डार्क मर्की एटमॉस्फेयर में हैं, जो एकदम बादल घटे हुए हैं और अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा। ये जो हमारे लोअर वर्ल्ड्स हैं, इनके अंदर जब हम रहते हैं तो हमको बिल्कुल भी कल्पना भी नहीं होती कि कितना सौंदर्य, कितनी ब्यूटी है हमारे अपने कॉन्शियसनेस या माइंड के अंदर ही छिपी हुई। क्योंकि ये वननेस जो है उसको हम जान नहीं पाते। अपने अंदर की गहराइयों में जो ब्यूटी और सौंदर्य छिपा है उसको हम जान नहीं पाते। ये ऐसा भी कहा गया है, आगे कह रहे हैं, वी आर लाइक एन इंडिविजुअल बॉर्न इन अ डार्क डंजन। मतलब गुप्त तहखाना, या एकदम ऐसी जगह जहाँ पे कि लाइट नहीं पहुँचती, ऐसे में किसी को रखा गया शुरू से। ये कह रहे हैं कि कोई इंडिविजुअल वहीं पे पैदा हुआ, तहखाने के अंदर, किसी काल कोठरी के अंदर, और उसने कभी भी दिन नहीं देखा, प्रकाश नहीं देखा, नेचर का ब्यूटीफुल पैनोरमा उसने नहीं देखा। तो ये नेचुरल हो जाता है कि उसके लिए जब वो ये देखता है, जैसे जैसे स्टेजेस एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, तो जो इनर वर्ल्ड्स हैं उसके, जो अभी तक छिपे हुए थे, वो सारे के सारे उसके सामने आ जाते हैं, और उसको एस्टोनिशमेंट होता है, आश्चर्य होता है अपने अंदर, और वो विस्मय से भरा होता है। ऐसा अवस्थाएं आती हैं जिसकी आज बात की जा रही है, जो हम 11वें सूत्र में अभी 12वें सूत्र में बात कर रहे हैं, विस्मय योग भूमिका। तो जैसे जैसे योग के मार्ग में आगे बढ़ता है वो, वीरेश की उपाधि जो कही गई है उसके आगे जाता है, तो उसको अपने अंदर ही आश्चर्य होता है कि ये क्या हुआ, हम किस दुनिया में आ गए, एकदम नया अनुभव।
जैसे कि हम देखते हैं पोएट्स लिखते हैं और बहुत सारे हम थियोसॉफी में भी पढ़ते हैं कि जो चीज़ें हैं वो हमारे अंदर सारी छिपी हैं मगर हम उनको बाहर नहीं ला पा रहे हैं। और इसलिए तो ये यहाँ पे कल्पना करके तैमनी जी इस बारे में ये कह रहे हैं कि हमारे अपने अंदर की काल कोठरी के अंदर हमने अपनी आत्मा को बिल्कुल इम्प्रिजन करके रखा हुआ है और अब वहां से उसको निकलता है या जब कभी थोड़ा सा भी प्रकाश दिखता है या थोड़ी सी भी दुनिया दिखती है तो उससे लगता है कि कितना आश्चर्यजनक है। तो ये यहाँ पे बात की जा रही है फॉर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस इज ए प्रोग्रेसिव प्रोसेस। अब हम देखें ये प्रोग्रेसिव प्रोसेसेस है। जैसे जैसे एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस होता है उसमें प्रगति होती जाती है आगे। हम प्रोग्रेस करते हैं या योगी जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसके अंदर वैसे ही वैसे और चमत्कारी अनुभव उसके अंदर ऐसे ऐसे एस्टॉनिशमेंट आते हैं और उसके अंदर विस्मय पैदा होता है। यहाँ पे विस्मय की बात की जा रही है। ये कह रहे हैं तैमनी जी की जैसे जैसे हम काल कोठरी में बंद हुए थे यानी अपने लोअर जो हमारे प्लेन्स हैं या लोअर बॉडीज हैं उनकी हम तहखाने उनकी कैद में आ गए थे वैसे ही जब हम निकलते हैं तो ये अनफोल्डमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है। और ये हर एक्सपेंशन जो है इसमें जो एक अलग सा अनइमेजिनेबल स्प्लेंडर्स है अलग अलग सौंदर्य है ये हमको दिखता जाता है और हमको आश्चर्य होता है। It is not merely a reflection of the same beauty and splendor in the more intense and subtler form. The emergence of worlds of higher dimension introduces new aspects and kinds of beauty and splendor. अब जैसे जैसे हम इसके अंदर इस दुनिया में आते हैं यानी कि ये जैसे जैसे हम कंट्रोल लेते जाते हैं अपनी बॉडीज का तो इसके अंदर एवर इंक्रीजिंग स्प्लेंडर्स तो इसमें हमारे अंदर ये बढ़ता जाता है। योगी के अंदर ये सब चीजें आती जाती हैं वो स्पेल बाउंड हो जाता है इतने डीपर डेप्थ्स में वो नीचे चला गया था या इतनी गहराइयों में दबा था कि अब वो उठता है तो एकदम ऊपर बढ़ता चला जाता है और इस ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं है। जैसा हमारे तीन जो हम लोग प्रिंसिपल्स या अपने वो पढ़ते हैं थ्री ट्रूथ्स उसमें जानते हैं हम कि सोल के वो प्रोग्रेस की कोई सीमा नहीं है। तो हम यहाँ पे देखें यहाँ पे लिटरेचर में ये कह रहे हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही जाती हैं क्योंकि जब तक हम इसको समझ नहीं पाते तब तक ऐसा ही होता है। बहुत सारे लिटरेचर्स में जैसे हम लोग देखते हैं चाहे हम दुर्गा सप्तशती ले लें रामचरितमानस ले लें कोई भी ले लें इवन हम देखें HPV ने कहा है ओ लॉन्ग स्ले द स्लेयर बिकॉज माइंड इज द स्लेयर ऑफ द रियल। तो उन्होंने कहा स्ले द स्लेयर। अब उसको इस भाषा में कहना पड़ा मगर अगर हम उसकी गहराई में जब तक नहीं जाएंगे तो इसी की हम बात कह रहे हैं कि ये सब की सब जो बातें की जाती हैं हाइपरबोलिक लैंग्वेज में की जाती हैं ताकि लोगों को समझ सके। और ये जो बातें होती हैं ये ऐसी की जाती हैं कि जैसे फिजिकल बॉडी से जब हम मुक्त हो जाते हैं तब हम पहुंच पाएंगे मगर ऐसा नहीं है। हम इसको देखें जो हमारा फेथ होता ही नहीं है। ये तैमनी जी कह रहे हैं फॉर इन द फर्स्ट प्लेस वी जनरली डोंट हैव एनी रियल फेथ इन दीज डिस्क्रिप्शंस गिवन यूजुअली इन हाइपरबोलिक लैंग्वेज and pertaining in most cases to the conditions after the death of the physical body. In the second place we cannot visualize these realities और इन विजुअलाइज भी करना हमारे लिए मुश्किल है रियलिटीज जो कि हमारे फिजिकल वर्ल्ड से बिल्कुल ही डिफरेंट है। और ये क्वालिटेटिव एक्सपीरियंस है जैसे कि हम जाने की ऐसा नहीं है कि क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव नहीं है 2 कर लिए तो 4 हो जाएंगे 8 हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। नो दिस इज क्वालिटेटिव एक्सपीरियंस। ये बिल्कुल डिफरेंट डिग्री का है जिसको कि हम यहाँ समझ नहीं सकते। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में जैसे कि इन्फिनिटी हम कह देते हैं हम इसको ऐसे ऐसे शब्द जैसे मैथमेटिक्स में यूज करते हैं वहां पे क्वांटिटेटिव है नहीं मतलब ये क्वांटिटेटिव है ही नहीं जिससे क्वांटिटी से नाप सके इसलिए इसको क्वालिटेटिव एक्सपीरियंसेस कह दिया गया। दीज वर्ड देयरफॉर डू नॉट मीन मच टू अस until we experience देखिए them after going through a rigorous course of yogic discipline। तमनी जी कह रहे हैं कि जब तक हम योगिक डिसिप्लिन के rigorous कोर्स से नहीं गुजरेंगे हम इसको समझ भी नहीं सकते। इसीलिए मुश्किल होता है क्योंकि दुनियावी लोग हम देखें दुनिया में लोग समझ ही नहीं सकते फिलॉसफी की तरफ या रिलीजन की तरफ उनका रुझान होता ही नहीं है और होता भी है तो वो उसके गहराई में नहीं जाते
बाहर बाहर आडंबरों में इसीलिए फंस जाते हैं क्योंकि ये बड़ा डिफिकल्ट है। वी कम इनटू कांटेक्ट विद दीज वर्ल्ड्स इन स्टेजेस, इसलिए ये एक एक स्टेज में एक एक जो हम बात कर रहे थे स्टेशन जैसे कह सकते हैं बीच में, उन सब के द्वारा कॉन्शियसनेस गुजरती है, एक एक स्टेज को पार करती है, तो तब इसको जो है समझ पाते हैं हम। और ये संस्कृत वर्ल्ड भूमिका इसी को इम्प्लाई करता है कि एक एक स्टेज है, एक एक स्टेशन है जिसको हमने क्रॉस करना है। अब ये देखें चक्रास हैं और इनका मतलब इनके थ्रू हम गुजरते हैं, इनके अंदर ही हमको पता चलता है। तो ये जो सोल्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये अमेजमेंट फील्ड विद जॉय, अमेजमेंट है इनके अंदर और जॉय इतना ज्यादा है जिसको मतलब एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। ऑब्वियसली दिस इज नॉट ऑर्डिनरी जॉय एज एक्सपीरियंस वाया द फाइव सेंसेस। तो अब हम ये समझें ये जो जॉय की यहाँ पे बात की जा रही है, विस्मय की बात की जा रही है, ये फाइव सेंसेस से मिले हुए एक्सपीरियंसेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये फ्लीटिंग होते हैं। जो हैप्पीनेस ब्रेन को आती है इन पांच सेंसेस से, क्योंकि हम आगे ये भी देख रहे हैं कि संस्कृत वर्ड जो भी हैप्पीनेस का है या माइजरी और पेन, ये सुख दुख है, ये पैकेज डील है। ऐसा कहा जाता है कि ये एक पैकेज डील है। सुख अगर हम चाहते हैं, जो इंसान सुख चाहता है उसको दुख तो फ्री में मिलेगा, ये कहलाती है पैकेज डील, अपने आप से आएगा, मतलब बुलाना नहीं पड़ेगा। हम सुख की कामना करेंगे दुख अपने आप आएगा। और इसीलिए आगे कहा गया है for one intent upon being entirely in the highest perfection, the nature of which is being liberated while still alive। इसलिए एक इंटेंट हमारे अंदर होना चाहिए, और हाईएस्ट परफेक्शन क्या है इसकी बात कर रहे हैं कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम अपने को लिबरेट कर लें। Except for the attainment of the seed of the heart, there is nothing at all that is of any use। तो हाईएस्ट परफेक्शन हमको लेना है। हाईएस्ट परफेक्शन क्या है? हाईएस्ट परफेक्शन हम जानते हैं कि लिबर्टी या लिबरेशन चाहिए हमें, और जब हम जीवित हैं तभी, क्योंकि मृत्यु के बाद फिर से हमको आना पड़ेगा इसी के लिए। तो ये कहा जाता है कि इसके पहले करना है, और ये अटेनमेंट का हमको एटलीस्ट अपने हार्ट के अंदर एक सीड, वो कहते हैं अगर नहीं भी कर पा रहे, हम पूरा नहीं कर पाएंगे एक जन्म में, तो चलो उसके लिए सीड्स को रखें हार्ट में यानी अपने सेंटर में, और आगे बढ़ें। इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि योगी कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, नेवर सैटिस्फाइड, कभी भी पूर्ण संतुष्टि नहीं होती इस एक्सपीरियंस से, ये जॉय से। क्योंकि अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि थ्री ट्रूथ्स हैं, वो कहीं आगे कहाँ तक जाना है उसकी कोई सीमा नहीं है। दिस अमेजमेंट फील्ड विद जॉय इज नॉट लोकेटेड इन ए स्पेसिफिक चक्र। ऐसा कहा जा रहा है कि स्पेसिफिक चक्र में नहीं है, ये जो लोकेटेड है, ये जो अमेजमेंट या जॉय हो रहा है, जैसे कि रूट ऑफ द स्पाइन, मूलाधार, थर्ड आई, आज्ञा चक्र, ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्पाइन के मूलाधार चक्र में ये चेंजेस आ रहे हैं या थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र में आ रहे हैं। ये एक्सपीरियंसेस जो हैं ये इन चक्रों में ये कह रहे हैं लिमिटेड है, और ये इंफीरियर है फुल ब्लोन आई कॉन्शियसनेस। जबकि पूरा चेंज आ जाता है सात के सातों चक्रास के ऊपर, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। इवन द हाईएस्ट चक्र इन द ह्यूमन बॉडी, द सहस्रार चक्र is only the highest point in human evolution and the first step in the highest divine evolution। तो हम ये देखें कि ये जो चक्र की बात की जा रही है, they are just stations। ऐसा भी इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम इसके लिए पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे या आगे बढ़ते जाएंगे, जो योगी की अवस्था बताई जा रही है, then he is wonder struck and filled with wonderful joy। और उसकी आगे की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी कि वो बार बार जन्म मृत्यु उसको आए, ऐसा नहीं है। अब हम लोग आगे 13वें सूत्र की तरफ बढ़ेंगे। अब हम ये देखें कि ये जो स्टेजेस आ रही हैं वीरेश के अंदर, या जो आगे बढ़ रहा है योगी उसके अंदर, कैसे आगे बढ़ सकता है। अब प्रश्न पैदा होता है कि ये ऐसी क्या चीज है, जो भी साधक हैं वो जानना चाहते हैं कि हम कैसे फास्ट बढ़ें इस मार्ग में, उसका क्या रास्ता है, उसके बारे में ही ये सूत्र इंगित करता है। इसको हम जानें कि क्या तरीका है या क्या वो मेथड हो सकता है जिससे हम इस रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के एक योगी के लिए। तो
इच्छा शक्तिर उमा कुमारी, इच्छा शक्तिर उमा कुमारी। अब देखिए कितने छोटे सूत्र में इच्छा शक्ति क्या है, विल पावर ऑफ शिवा मैनिफेस्टिंग इन द प्रैक्टिस ऑफ योगा, दिस इज इच्छा शक्ति। उमा ए नाम ऑफ द कंसर्ट ऑफ शिवा। जैसा हम जानते ही हैं कि रामचरितमानस में भी आता है कि उमा मतलब थी जब इनका जन्म हुआ, क्योंकि ये पैदा ही हुई थी, इनको शिव जी के साथ मिलना था। बट उमा जो है नाम उनका तभी हुआ जब वो मेडन नाम था, और इन्होंने इतनी तपस्या की, ऐसा कहा गया है कि उमा ही नाम तब भयउ अपर्णा, मतलब बिना कुछ खाए पिए रहती थी, एक पत्ता खा के रहती थी, अर्थात तब अपर्णा नाम हुआ। पर्ण मतलब पत्ते भी, इवन एक स्टेज के बाद उन्होंने एक खाए, कुछ खाए, फिर वो भी छोड़ दिए। अपर्णा मीन्स बिना पर्ण के, बिना पत्ते के भी वो बाद में रही। तो ये स्टेज मतलब जो है इतनी कठिन तपस्या की थी, तो वो नाम यहाँ पे इनका लिया गया है। The name of the consort of Shiva, maiden not yet wedded. इनको किसी दूसरे की जरूरत नहीं, not truly infinite as it is when knowledge of ultimate reality is attained. इसका अर्थ तेमनी जी कह रहे हैं, the divine power working through such a yogi is still confined within the realm of manifestation. ये जो डिवाइन पावर जो योगी के अंदर कार्य कर रही है अभी भी, ये कह रहे हैं कि ये रेल्म ऑफ मैनिफेस्टेशन, ये मैनिफेस्टेशन सृष्टि क्रम में है, ये एस्टॉनिशिंग तो है, ये विस्मय तो कर रही है, बट स्टिल इट इज अनवेडेड टू द डिवाइन कॉन्शियसनेस ऑफ शिवा। शिवा की जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है उसके साथ एकाकार नहीं हुई है इन द अनमैनिफेस्ट, इसलिए ये इनफाइनाइट नहीं है। The divine power working through such a yogi is still confined within the realm of manifestation, though astonishing, is still unwedded to the divine consciousness of Shiva in the unmanifest and is therefore not truly infinite. जिसकी हमने फर्स्ट सूत्र में बात की थी, डिवाइन कॉन्शियसनेस, शिवा कॉन्शियसनेस या अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, उसके साथ अभी भी जो कि अनमैनिफेस्ट में है, और ये इनफाइनाइट नहीं है, क्योंकि ये वीरेश की पावर्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और ये ड्राइविंग फोर्स यही है, इच्छा शक्ति। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि there are some of the powers which are developed in a yogi in whom divine consciousness begins to unfold automatically or with a little effort, owing to the impulse which comes from above, from the consciousness of Shiva or Shambhu. उस योगी के अंदर डिवाइन कॉन्शियसनेस अनफोल्ड होनी शुरू हुई है, अभी पूर्ण रूप से नहीं हुई, तो ऑटोमेटिकली क्या लिटिल एफर्ट किया जा सकता है या क्या इम्पल्स हो सकती है जो कि उसको आगे बढ़ा सकती है स्पिरिचुअल मार्ग में। सच ए स्पिरिचुअली डेवलप्ड इंडिविजुअल हैज ऑलरेडी अनफोल्डेड हिज पोटेंशियल पावर्स इन प्रीवियस लाइफ्स। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत प्रीवियस लाइफ्स में जो योगी है, जो मतलब शाम्भवोपाय की हम बात करें, इसके अंदर बहुत हाई लेवल के जो इवॉल्व योगी हैं उनकी ही बात की जाती है, क्योंकि वो ही वहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऑलरेडी पिछले जन्मों में बहुत प्रोग्रेस कर ली है और उनके अंदर पोटेंशियल पावर्स है। अब प्रश्न सिर्फ इतना सा है कि उसको कैसे एक्टिव बनाएं। वो जो पोटेंशियल फॉर्म है, जो एनर्जी उनके अंदर है, प्रीवियस लाइफ से जो पावर्स आई हुई हैं, वो उसको एक्टिव कैसे बनाना है, यहाँ पे ये प्रश्न आ रहा है। The question arises as to what is the source of this extraordinary impulse which comes from above in the case of these highly advanced souls. अब ये जो एडवांस सोर्स हैं, एडवांस सोल्स जो हैं, इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी इम्पल्स चाहिए, इसका सोर्स क्या है। यहाँ पे ये क्वेश्चन उठ रहा है कि स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर आगे बढ़ने का क्या तरीका होगा। द एफोरिज्म अंडर डिस्कशन सीक्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे इस एफोरिज्म में तेमनी जी कह रहे हैं, इसका ही आंसर दिया जा रहा है। The extraordinary impulse for this rapid and natural development comes from the Ichha Shakti or will power of Shiva.
which is the ultimate motivating and guiding force behind the whole evolutionary scheme working out in the manifestation of a universe. ये अब हम देखें कि ये विल पावर शिवा की है, जो इच्छा शक्ति जिसकी हम बात करते हैं, वो इच्छा शक्ति ही हमको इस मार्ग पे आगे ले जा सकती है। एक योगी इसी के बल पे आगे बहुत आगे बढ़ता है, बहुत एडवांस होता है और आगे बढ़ता चला जाता है, और उसके ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं है। इस विल पावर को हम अगर उसको इस्तेमाल करने पड़ेगा, यही कह रहे हैं कि मोटिवेटिंग और गाइडिंग फोर्स है, अर्थात उसको एक्सर्शन करना पड़ेगा। इसको आप किसी भी लेवल का एक्सर्शन कहें, जैसे कि हम लोग मानते हैं कि भाई जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि भाई आपको नहीं कोई एक्सर्शन करना, बट ये एक्सर्शन उस लेवल का नहीं है, जो ये नॉर्मल बाहरी लेवल का नहीं है। तो इच्छा शक्ति विल पावर जो है ये उसको आगे बढ़ाएगी। इस इवोल्यूशनरी स्कीम के अंदर मैनिफेस्टेशन ऑफ यूनिवर्स के अंदर जब हम देख रहे हैं तो ये इच्छा शक्ति ही है शिवा की, जो कि उसको आगे बढ़ाएगी। रैपिड, बहुत रैपिड और नेचुरल डेवलपमेंट उसके अंदर आएंगे इस मैनिफेस्टेशन ऑफ यूनिवर्स में। और ये अनमैनिफेस्ट में भी डिवाइन विल पावर पोटेंशियल फॉर्म में रहती है, जो कि ऑल एम्ब्रेसिंग इंटीग्रेटेड कॉन्शियसनेस है शिवा की। जैसा हमने पहले भी समझा था शुरू के सूत्रों में, ये डिवाइन मतलब विल है, और जब अनमैनिफेस्ट में ये बहुत अच्छी मात्रा में, मतलब उसका कोई क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, तो अनमैनिफेस्ट पे ही होती है। ये ऑल एम्ब्रेसिंग इंटीग्रेटेड कॉन्शियसनेस है शिवा की, और उसमें से ही एक ये विल पावर जो है डिवाइन विल पावर, ये पोटेंशियल फॉर्म में रहती है अनमैनिफेस्ट में। और जब मैनिफेस्टेशन होता है तो ये जो है एक्टिव हो जाती है, और धीरे धीरे हम सब के अंदर वो वही पावर है जैसे कि बात की गई थी, तो जिसको हम सब के अंदर जो योगी अपने अंदर इस पावर्स को बढ़ा लेता है या विल पावर का इस्तेमाल करता है, वो रैपिड और नेचुरल डेवलपमेंट इस फील्ड में कर सकता है। ये यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये मैनिफेस्टेशन अनमैनिफेस्ट का हिस्सा है। अनमैनिफेस्ट के अंदर ही मैनिफेस्टेशन होता है, सृष्टि आती है, प्रलय होते हैं, पोटेंशियल पावर फिर पार्शियली एक्टिव हो जाती है जब सृष्टि बनती है, फिर प्रलय होता है तो फिर से डॉर्मेंट हो जाती है। तो इस तरीके से चलता रहता है, और यही मतलब यूनिवर्स का जो बेसिक मटेरियल है उनमें से एक है ये पोटेंशियल पावर, ये जो डिवाइन विल पावर जिसकी बात की जा रही है। तो ये उस समय पोटेंशियल रहती है जिस समय प्रलय हो जाता है, जब सृष्टि बनती है तो फिर से ये एक्टिव हो जाता है। तो यही ड्रामा ऑफ मैनिफेस्टेशन आगे बढ़ता रहता है। इस पोटेंशियल विल पावर के बारे में हम देखें, ये इसको उमा नाम दिया गया है, ये डिवाइन पावर कहलाती है, और ये हिंदू सिंबोलिज्म में इसको, जैसे अभी हम लोगों ने समझा था, ये उमा है। अभी मैंने रामचरितमानस का भी इसके बारे में उदाहरण दिया था कि वहाँ पे इनको उमा कहा गया है। ये विल पावर जो है अल्टीमेट सोर्स है सारी डिवाइन पावर्स का, और वर्किंग ड्राइविंग द मशीनरी ऑफ द मैनिफेस्टेड यूनिवर्स। ये मैनिफेस्टेड यूनिवर्स को पूरा चलाती है, और इसीलिए इसका नाम कुमारी या वर्जिन कहा गया है, बिकॉज इट रिमेन अनस्वाइल्ड, मतलब इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, डिस्टॉर्शंस नहीं होता, जो कि मैनिफेस्टेड स्टेट में नॉर्मली होता है हर चीज में। ये जो एक डिवाइन पावर यहाँ पे बात की जा रही है, जो हम विल पावर इच्छा शक्ति की बात कर रहे हैं, ये मैनिफेस्टेड स्टेट और अनमैनिफेस्टेड स्टेट में इसमें कोई डिस्टर्बेंस या डिस्टॉर्शंस नहीं है। इट इज एज इट इज, जो कि मैनिफेस्टेड स्टेट में है। और इसीलिए संस्कृत वर्ड कुमारी कहा गया है, क्योंकि ये एनर्जी ऐसी है यूनिवर्स के अंदर जो कि क्रिएट करती है, प्रोटेक्ट करती है, डिस्ट्रॉय करती है। जैसा हमने भैरव के बारे में समझा था कि मतलब तीनों काम हैं, भरण, रवण और वमन, मतलब सृष्टि को बनाना, सृष्टि को चलाना, और ऐसे ही सृष्टि को समाप्त करना। तो कुमारी का यहाँ पे अर्थ प्यूरिटी बताया जाता है। जो मेन चीज है वो है प्यूरिटी। जैसा हमने ऊपर की, डिस्टर्बेंस किसी चीज से उसके अंदर फर्क नहीं पड़ता, और यही शक्ति पावर जो है इस दुनिया को बनाती है। यहाँ पे कश्मीर शैविज्म में कू के माने इन्होंने बताया है माया होता है। कू
मारी का मीन्स जो डिस्ट्रॉय ना किया जा सके, मतलब सॉरी, मारी का मतलब है वन हु डिस्ट्रॉयज, जो पूरी तरह समाप्त कर देती है, यानी माया को जो पूरी तरह समाप्त कर देती है और माया को फैलने नहीं देती है। ये कुमारी का अर्थ भी शैविज्म में लाया जाता है। सो कुमारी इज वन हुज नेचर ऑफ दिस सॉर्ट, कुमारी वर्जिन इज वन हु रिमेन ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ भोक्त्री, एंजॉयर, नेवर ए भोग्या। इसी तरह उमा जो है, एक और मतलब एग्जाम्पल से समझे कि कोई अटैचमेंट नहीं है। All attachment was always engaged in her devotion, which may bring about her union with Lord Shiva. Even so is the will of this yogi. योगी के अंदर ये कोई भी अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं कि वो सब कुछ छोड़ के यंग एज में और जंगल चली गई तपस्या करने उमा। उस जमाने में देखिए, अभी हम लोग ये सोच नहीं पाते कि लेडीज जा सकती हैं या लड़की जा सकती। उस जमाने में उसने इतनी कठिन तपस्या करी, सब घर बार छोड़ के, सारा, उनके पिताजी राजा थे, सब कुछ छोड़ दिया और सब छोड़ के उन्होंने जंगल में तपस्या करी। मतलब दिस इज हाइट ऑफ द थिंग्स कि सारे अटैचमेंट उन्होंने छोड़ दिए उस एज में, जबकि मतलब उनके पास होने चाहिए। और इसीलिए ये प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन में ये तेमनी जी कह रहे हैं कि इसको जनरली दुर्गा कहा जाता है। दिस, अब एक और प्रश्न उठता है कि ये इच्छा शक्ति या जो विल पावर की बात की जा रही है, जब ये पोटेंशियल पावर है, तो जब मैनिफेस्टेशन होता है तो ये क्या नाम है, ऑलरेडी मतलब आ जाती है और पोटेंशियल पावर आ जाती है और आगे बढ़ती है। लोग जो है इस पोटेंशियल पावर को यूज करते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि वहाँ जो शक्तियाँ हैं मैनिफेस्टेड यूनिवर्स के अंदर वो इनएग्जॉस्टिबल हैं। मैनिफेस्टेशन में जो पोटेंशियल पावर आई थी, जब ये एक्टिव भी हो जाएगी तो भी वहां पे कह रहे हैं इनएग्जॉस्टिबल, इतनी अधिक पावर मतलब है कि वो मैनिफेस्टेड यूनिवर्स में जब आएगी तो भी मतलब समाप्त नहीं हो सकती, फिर भी बनी ही रहेगी। क्योंकि मैनिफेस्टेड वर्ल्ड में हम लोग ये समझते हैं सब कुछ एक्टिव हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं है, वो इनएग्जॉस्टिबल है। इसकी पावर जो है, जो जहाँ तक पोटेंशियल पावर की बात की जा रही है, और ये बहुत लिमिटेड एक्सप्रेशन है जो हम मैनिफेस्टेड यूनिवर्स का देखते हैं, और बहुत लिमिटेड पर्पस या बहुत लिमिटेड समय के लिए होता है। हालांकि हमारे समय के हिसाब से ये लाखों करोड़ों साल होते हैं, मगर फिर भी ये बहुत छोटा समय है। अगर हम देखें ब्रह्मा का दिन, या अगर हम उसको उस हिसाब से देखें जो कि हमारे यहाँ गणनाएं आती हैं, तो ये लिमिटेड एक्सप्रेशन है, लिमिटेड पर्पस से है, लिमिटेड टाइम के लिए। व्हेन प्रलय टेक्स प्लेस, दिस एक्टिव पावर अगेन बिकम्स पोटेंशियल एंड मर्ज्ड इन डिवाइन कॉन्शियसनेस। तो ये फिर से डिवाइन कॉन्शियसनेस में ही मिल जाती है। द रियलाइज्ड योगी गेट्स दिस काइंड ऑफ स्वतंत्र विल। अब ये क्या नाम है, काश्मीर शैविज्म में कहा जाता है कि जो रियलाइज्ड योगी है वो स्वतंत्र विल का होता है, मतलब उसकी फ्री विल होती है। Therefore he does not like ordinary people possess gross desire। तो उसके अंदर ग्रॉस डिजायर तो होती ही नहीं है, क्योंकि उसको इस यूनिवर्स को सर्व करना है, उसके अंदर इस दुनिया के लिए कोई चीज बाकी नहीं रह जाती है। तो realized yogi gets this kind of स्वतंत्र will, but having become the whole universe, she has no need for anything। तो अब उनके पास कोई भी नीड नहीं रह जाती। तो ऑर्डिनरी पीपल तो है नहीं कि उसको कोई चीज चाहिए, क्योंकि जब आप यूनिवर्स हो गए तो अब कुछ बचता नहीं है, कुछ भी डिजायर नहीं बचती। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि माया तत्व इज दस द सब्सटेंटिव कॉज ऑफ न्यूमरस यूनिवर्सेस। अब यहाँ पे बात हो रही है शक्ति की, जब तो कर्नाट सार्क में ये कह रहे हैं कि माया तत्व जो है सब्सटेंटिव कॉज है न्यूमरस यूनिवर्स। कितने यूनिवर्स होंगे, मतलब इतने सारे यूनिवर्सेस हैं जो फ्लोट कर रहे हैं बबल्स में, ओशन की तरह। एक ओशन है जैसे, उसमें बहुत सारे बबल्स हैं। तो ये इन्होंने उपमा दी है कि इतने सारे यूनिवर्सेस हैं, इन सबको भी चलाना है। तो इस सब के अंदर भी, जैसे यहाँ पे भगवान कृष्ण का एग्जाम्पल भगवत गीता का दिया है 10th चैप्टर को 42 सूत्र का, आई सपोर्ट दिस एंटायर यूनिवर्स विद ए सिंगल फ्रैक्शन ऑफ माई सेल्फ।
तो यहाँ पे एक छोटे से फ्रैक्शन, मतलब वो कह रहे हैं कि मेरा छोटा सा एक फ्रैक्शन इस यूनिवर्स को चला सकता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था कि बाकी जो इनकी और शक्तियां हैं उनका क्या है। तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे कहा है कि और भी बहुत सारे यूनिवर्स हैं जिनको कि चलाना होता है, तो वो सब भी चलाए जाते हैं, क्योंकि ये कोई छोटा सा नहीं है। जैसे एक ओशन के अंदर बहुत सारे बुलबुले हैं, इतने यूनिवर्स हैं। यही बहुत सारे साइंटिस्ट, सर जेम्स जीन और अगर हम पढ़ें तो उन्होंने कहा है। तो ये बहुत व्यापक अर्थ में हम इसको समझ सकते हैं, कितने यूनिवर्सेस हैं, इसकी गणना आज तक नहीं की जा सकी, और इवन साइंस आज तक ये नहीं पता कर रहा कितनी गैलेक्सीज हैं, इसका पता नहीं है। व्हाट टू से ऑफ अदर थिंग्स, क्योंकि एक एक गैलेक्सीज में कितना कितना डिस्टेंस होता है और कितने कितने असंख्य उसके अंदर स्टार्स होते हैं, कितने कितने उसके अंदर हम जानते हैं कि सोलर सिस्टम, तो कितने कितने ग्रह होते हैं, और इसका कोई अंत नहीं है। अब हम नेक्स्ट सूत्र में आते हैं कि जब एक स्टेज आ जाती है योगी की, तो उसके अंदर क्या परिणाम आते हैं या क्या क्या उसके अंदर घटित होता है। तो अब ये 14 सूत्र उसी के बारे में है कि जो पावर्स उसके अंदर आ गई हैं। दृश्यम शरीरम, अब देखें द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड अराउंड हिम। शरीरम मीन्स appears his body. The objective world around such a yogi appears as his own body owing to the expansion of consciousness। जो हम लोग बात कर रहे थे कि एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस उसके अंदर होता है। तो ये जो एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस है, जब इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो उसके अंदर, योगी के अंदर सब कुछ उसको अपने अंदर और सारी दुनिया में दिखता है। जो कि हम लोग बार बार बात करते हैं, सेल्फ इन ऑल एंड ऑल इन सेल्फ। ये एमनी जी कह रहे हैं कि बहुत ही रहस्यमय स्टेटमेंट है, मगर ये तभी होता है जब रियलाइजेशन रियल का हो जाता है, तो उसकी बॉडी अपने आप से उसी नेचर की हो जाती है। ये कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल एब्सर्ड लगेगी जब तक कोई किसी को इसका आइडिया नहीं हो फिलॉसफी ऑफ योगा का। अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी, universal consciousness not only embraces and pervades the universe but contains it in a mental form। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो थी, जो कि हम लोगों ने पहले सूत्र में समझा था, शिवा की यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, इट ओनली embraces and pervades the universe but contains it in a mental form। जैसा हमने अभी समझा था कि उसके लिए डिवाइन आइडिएशन है, वैसे ही जैसे कि हमारा एक डिवाइन आइडिएशन या माइंड का फंक्शन। इन अदर वर्ड्स, if we perceive the universe from the point of view of the universal consciousness, it appears as an embodiment of the universal consciousness in the same way as our body appears to our limited consciousness। जैसे हमारी लिमिटेड कॉन्शियसनेस है, हम अपनी लिमिटेड कॉन्शियसनेस में ये समझने की कोशिश करते हैं कि बस हमारी चेतना या शरीर हमारा है, बस हम इतने से ही। तो इसके अंदर हमें अपनी कॉन्शियसनेस या माइंड के हिसाब से हम कार्य करते हैं या अपने माइंड के ही दायरे में रहते हैं। तो वैसे ही यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की यहाँ पे बात की जा रही है, मगर ये लिमिटेड नहीं है, क्योंकि सारी जब वैश्विक चेतना उसके अंदर आ जाती है धीरे धीरे, तो वो दृश्य शरीरम, इसीलिए दृश्यम शरीरम कहा गया कि उसको अपने अंदर सब कुछ दिखता है, ऐसे ही सब जगह उसको वही सेल्फ दिखता है। इसको हम लोग बहुत ही गूढ़ अर्थों में कहते हैं, सेल्फ इन ऑल एंड ऑल इन सेल्फ। So the subject of centralization of universal consciousness, both in its subjective and objective aspects, has been dealt with in the very masterly manner in Pratyabhigya Hridayam। ये कश्मीर शैविज्म का ही एक छोटा सा ग्रंथ है, जिसमें कि सिर्फ 20 सूत्र हैं, प्रत्यभिज्ञा हृदयम, और ये क्षेमराज जी ने लिखा था। उसके अंदर बहुत अच्छे से इस चीज को समझाया गया है। हम लोगों ने पहले भी इसकी जो दूसरा सूत्र था तब बात करी थी, क्योंकि तब संकोच करके या छोटा हो गया था, वही यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एक छोटे से बिंदु में समा गई, और हम उसको ही जो है सब कुछ समझ के और उस पर ही चलते हैं जैसे हम लोग हैं। अब
इसका जब एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा है तो फिर से हम वहीं पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है चौथा सूत्र है, चित्त संकोचात्मा चेतनोपि संकुचित विश्वमया। इन्होंने देखिए एक लाइन में पूरा वो कह दिया, द आत्मा और द इंडिविजुअल मोनेड इज मेयरली ए सेंट्रलाइज्ड और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो जैसा हमने समझा था कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो थी वो सेंट्रलाइज और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में एक मोनेड या आत्मा बन गई, इवन दो ही इज नथिंग बट एन एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। वैसे वो कुछ भी नहीं है जब तक वो प्रोग्रेस नहीं करती है या फिर से अपने को उसके साथ मर्ज नहीं करते यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ, तब तक वो अलग है, मगर ये एक्सप्रेशन है उसी कॉन्शियसनेस का। दिस इज ऑब्स्क्यूर्ड बाय द लिमिटेड मेंटल वर्ल्ड ऑफ द इंडिविजुअल व्हिच फील्स दिस, क्योंकि हम इसको एक एज एन इंडिविजुअल लिमिटेड मेंटल वर्ल्ड में ही अपने को समझते हैं, इससे ये संकुचित विश्वमया संकुचित हो जाते हैं। इसका पांचवा सूत्र देखिए, चितिरेव चेतन पादारूढ़ा चेत्य संकोचनी चित्तम, इट इज नथिंग but the ultimate reality which descending from the stage of pure consciousness, जैसा हमने बात की थी प्योर कॉन्शियसनेस या शिवा की कॉन्शियसनेस वहां से निकला, becomes individual mind, और ये एक इंडिविजुअल माइंड बन गया by becoming contracted and assimilated with the images of objects present in the field of consciousness। ये चेतना के फील्ड में ये एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट होके एक छोटा सा ऑब्जेक्ट या चेतना इंडिविजुअल माइंड बन गया, ये ही। और अब ये वापस जब एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस हो रही है तो ये वहाँ पे धीरे धीरे इस जर्नी में आगे बढ़ रहा है। We have to understand the nature of the individual Atma or monad who is involved and whose liberation from the illusions and limitations of the world is the object of self-realization। जैसा कि हमने जाना था शुरू में कि सेल्फ रियलाइजेशन यही चीज है कि हमको इल्यूजन और लिमिटेशंस को जान के उसको हटाना है। नाउ इन कंसीडरिंग द मोनेड एंड हिज लिबरेशन we have to distinguish between his eternal spiritual nature and ever changing psychic mechanism in which he is involved and from which he has to free himself। यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि स्पिरिचुअल नेचर क्या है और एवर चेंजिंग साइकिक मैकेनिज्म क्या है। दो अलग अलग चीजें हैं मोनेड के अंदर जो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब वो लिबरेशन के लिए जाता है तो वो डिस्टिंग्विश करता है, अलग अलग करता है कि इटर्नल क्या है, शाश्वत क्या है, और क्या चीज नित्य है क्या अनित्य है। तो उसको शाश्वत को पकड़ना है, उसको नित्य चीज को नहीं पकड़ना जो रोज समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है, दिस इटर्नल एंड डिवाइन मोनेड हिडन विद इन दिस साइकिक मैकेनिज्म and shows how he is related to the universal consciousness from which he is derived on the one hand and to the psychic mechanism in which he is involved on the other। उसको psychic mechanism से अपने को अलग करना है और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में उसको मर्ज होना है या वहां से डिराइव होके ही उसको आगे जाना है। तो ये बहुत अच्छे से सिंगल एफोरिज्म में जैसे ऊपर हमने पढ़ा था अभी उसमें बताया गया था, as above, clear concise exposition of the subject is to go into the very heart of the matter। हमको एकदम उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। पांचवें सूत्र में फिर यही बात की गई कि हम लोग जो इंडिविजुअल आत्मा है ये इम्प्रिजन्ड हैं अपने ही साइकिक मैकेनिज्म से डिफरेंट प्लेन्स ऑफ मैनिफेस्टेशंस में। और ये भी देखें कि हर प्लेन्स के ऊपर ये है, यही मैनिफेस्टेशंस जो अलग अलग प्लेन्स पे है उसके अंदर अलग अलग जो साइकिक मैकेनिज्म है उसके अंदर हमारी जो चेतना है वो इम्प्रिजन्ड है, वो पूरी तरह जेल खाने में अलग अलग जगह पे बंद है और इसको हमको छुड़ाना है। अकॉर्डिंग टू दिस अफॉर्डिंग द माइंड इज नथिंग बट द स्पिरिट विच हैज डिसेंडेड इनटू द लोअर प्लेन्स। जैसा हम जानते ही हैं कि लोअर प्लेन्स में डिसेंड हुई है, हैज क्रिएटेड द इंडिविजुअल मेंटल वर्ल्ड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ इट्स सेंट्रलाइज्ड कॉन्शियसनेस। तो अल्टीमेट रिलेशन प्योर स्पिरिट और इंडिविजुअल माइंड का है। यहाँ पे ये जानने की बात है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम ये एक रास्ता जान सकते हैं कि जहाँ भी डिफरेंशिएशन है वहाँ माइंड है। माइंड हर चीज़ को डिफरेंशिएट करता है और ये माइंड का लक्षण है। और जो इंटीग्रेट करता है वो चेतना है या जो कॉन्शियसनेस है।
सिर्फ इतना ही हम जान लें, इन द सेंट्रलाइजेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्शियसनेस व्हिच लीड्स टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्पिरिट इन द मैटर। तो यहाँ पे ही डिफरेंस है कि हम देखते हैं ये ऐसा है, ये वैसा है। माइंड हमारा एकदम डिफरेंशिएशन करता है और इंटीग्रेशन कॉन्शियसनेस के लेवल पे होता है। तो वननेस, इसीलिए प्रत्यभिज्ञा हृदय की यहाँ पे बात की जा रही है कि उसके अंदर हमने इस संसार के अंदर जो हम इन्वॉल्व हैं इससे निकलें। इसके लिए यही है कि हम इस पृथकता को छोड़ें और वननेस में आ जाएं। जब तक हम वननेस में नहीं आएंगे तब तक हम नहीं समझ पाएंगे इस चीज को। इसलिए ये यहाँ पे बात की जा रही है कि दृश्यम शरीरम, वी आर वन। वननेस हमको अचीव करनी है और इसीलिए इसमें ग्रेट सिग्निफिकेंस की चीज़ें हैं जो कि बताई गई हैं कि इंडिविजुअल सेल्फ और आत्मा अल्टीमेट रियलिटी का पार्ट है। और ये एस्पेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस जो चिति जिसको हम कहते हैं, ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस इज बाउंडलेस, ऑल परवेसिव एंड ऑल एम्ब्रेसिंग। Individual monad is the same reality concentrated in a point of consciousness which obscures his consciousness and limits his powers। और अपनी पावर्स को उसने लिमिट कर लिया है। और इसी से हम ये जानते हैं कि आई एम दिस होल यूनिवर्स। ये हमने जैसा पढ़ा था जिस समय तत्वों की बात कर रहे थे, 36 तत्व की, तो हमने इसको देखा था कि ये जो ईश्वर तत्व है यानी जो विष्णु तत्व है, और उसमें शुरू में ये तत्व है बिल्कुल, ये क्या नाम है हमारे अंदर आई एम दिस, जब उसको दिखने लगता है तब वो एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस में वो आगे तेजी से बढ़ रहा है। यही इसकी बात की जा रही है। अब हम नेक्स्ट सूत्र पे आते हैं कि ये वननेस के लिए और क्या चीज इंपॉर्टेंट है। अब हम देखें, हृदय चित्त संघट्टाद दृश्य स्वाप्न दर्शन। हृदय, यहाँ आप हृदय की बात की जा रही, सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस की बात की जा रही। जो पीछे हम बात कर रहे थे डिफरेंशिएशन, वो माइंड का था, और जो सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस है ये हृदय है या वननेस है। हृदय द सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस विच सर्व्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द रियल सेल्फ ऑन द डिफरेंट प्लेन्स। अलग अलग प्लेन्स के ऊपर जो रियल सेल्फ है वो उसकी सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस है। चित्त माने माइंड, संघट्टाद मीन्स मीटिंग, इंटरेक्शन, दृश्य मीन्स ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड परसीव्ड थ्रू द सेंस ऑर्गन, स्वap means dream, dream like nature, darshana means becomes aware of, on the perception of the interaction of the consciousness and mind in the center of consciousness, the objective world produced in the mind of the yogi is as seen as a dream, that is as a purely imaginary phenomena। अभी हम लोगों ने दृश्यम शरीरम की बात की थी। जब वो इस स्टेज पे पहुंच जाता है कि उसे हर चीज अपने अंदर और हर चीज वो दिखती है, तो उसके अंदर क्या चल रहा है वो उसको अच्छे से दिखता है। यहाँ पे इसकी बात की जा रही है कि एक हृदय और एक चित्त, यानी जो माइंड है और जो सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस है उसके अंदर हृदय, जिसकी बात यहाँ पे की जा रही, जिसको हृदय का नाम दिया जा रहा है, ये वननेस है या सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस है। और इनका जो इंटरेक्शन हो रहा है अलग अलग तलों के ऊपर, तो जो माइंड और क्या नाम है ये सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस हमारा हार्ट, यहाँ पे हार्ट और माइंड की बात की जा रही है। जो हम जानते हैं दुनिया में कि एक से हम क्या नाम है डिसीजन लेते हैं और एक क्या नाम है रीजनिंग के बियॉन्ड है। तो ये जो हृदय है ये रीजनिंग के बियॉन्ड है। तो इनका जो इंटरेक्शन हो रहा है वो उसको एक स्वप्नवत दिखता है। जो इस स्टेज पे योगी पहुंच जाता है तो उसको धीरे धीरे इसका दर्शन हो जाता है, या उसको पता चल जाता है कि ये क्या नाम हमारे अंदर जो घटित हो रहा है ये ड्रीम है, इसका कोई उपयोग नहीं है या कोई इसका मतलब नहीं है, तो ये इमेजिनरी फिनोमेना है प्योरली, उसको ये योगी को दिख जाता है। कश्मीर शैविज्म में हार्ट जो है, हृदय, ये मसल या पंप करने वाला ब्लड जो बॉडी को पंप करता है वो नहीं है। एंशियंट सिंबल में भी हम इसको ऋग्वेदा के अंदर यही कहते थे कि जो चीज हम नहीं देख सकते इन फिजिकल आईज से, उसको हार्ट के द्वारा जाना जा सकता है। अर्थात वननेस में जब हम होते हैं तो इसको हम जान सकते हैं। ये जो लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस है यही बैकग्राउंड है सारी यूनिवर्स का, चित्त प्रकाश जिसको कहा गया है। और हमने बात की थी कॉन्शियसनेस चेतना क्या है, जब हम लोगों ने इस बात को किया था
कि वो कॉन्शियसनेस वही है जिसके प्रकाश में हमको सारी दुनिया सब कुछ नजर आता है। तो ये वो प्रकाश है, ये दुनियावी प्रकाश नहीं है, ये वही प्रकाश है कॉन्शियसनेस का, जिसकी लाइट में हम कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं या समझ पाते हैं, नहीं तो हमको कुछ दिखेगा ही नहीं। यही बैकग्राउंड है, यही होल यूनिवर्स का बेसिस है। The heart is within us all and simultaneously is the foundation of everything. जैसा कि हम हार्ट को जानते हैं, ये हम सबके अंदर यही है फाउंडेशन। और कॉन्शियसनेस जो हम सबकी है, ये गॉड कॉन्शियसनेस या ऑल परवेडिंग गॉड कॉन्शियसनेस या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एक ही है। हम जब उस स्टेज पे जाते हैं तो हम एक हो जाते हैं। वी मीट इन द हार्ट, इसलिए ये बार बार कहा जाता है कि हम लोग हृदय में मिलते हैं, अर्थात वहां पे हम एक हैं। और यही यूनिटी की यहाँ पे बात की जाती है। और माइंड के लेवल पे वी आर डिफरेंशिएटेड, हम अलग अलग हैं। इसको आसान शब्दों में अगर हम समझे तो हार्ट इज द फाउंडेशनल बेसिस, light of consciousness in within each and every one of us. The heart connects us in God consciousness. When you make your mind enter the light of the consciousness, Chit Prakash, when your mind feels this whole conscious universe as one with that universal being, उस oneness को feel करना, ये ही हम सबका आगे का लक्ष्य है या oneness के लिए है। इसके बिना वननेस नहीं हो सकती। इसीलिए हृदय में हम लोग मिलते हैं, या कहा जाता है हृदय में हम एक हैं। देखिए लाओसे ने ताओ ते चिंग में क्या कहा है, देयर इज नो नीड टू रन आउटसाइड फॉर बेटर सीइंग। तो कह रहे हैं कि बाहर दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है, नॉट टू पियर फ्रॉम ए विंडो, और कोई जरूरत नहीं है विंडो से देखो, बाहर देखो, रादर अबाइड एट द सेंटर ऑफ योर बीइंग। वो कह रहे हैं आप अपने सेंटर में उतर जाएं, अपने सेंटर में आ जाएं। फॉर द मोर यू लीव इट द लेस यू लर्न। तो कह रहे हैं जितना आप इसको छोड़ देंगे उतना ज्यादा ही सीख पाएंगे बाहर जाने के बजाय। बाहर नहीं जाएं, सर्च योर हार्ट एंड सी इफ ही इज वाइज हु टेक्स ईच टर्न, द वे टू डू इज टू बी। हमको अपने अंदर जाने की जरूरत है, ये ताओ ते चिंग में लाओ से कह रहे हैं। तो हमारे को वननेस के लिए अपने हार्ट में ही जाना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ हृदय की बात की जा रही है। ऑकल्ट लिटरेचर में जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस है और माइंड अलग है। यही चीज जो है यहाँ पे बात की जा रही है, दो अलग अलग चीजें हैं। माइंड जो है हम लोगों को डिफरेंशिएट करता है। देखिए how divine powers which are associated with divine consciousness can descend through the vehicles of an individual monad, and after being differentiated into various powers and energies perform various functions in these vehicles। ये हमारी vehicles के अंदर अलग अलग काम करते हैं। जब माइंड आ जाता है तो हर लेवल के ऊपर एक डिफरेंशिएशन चालू हो जाता है, और माइंड का काम ही यही है कि उसको डिफरेंशिएट करना। और कॉन्शियसनेस का काम है, डिवाइन कॉन्शियसनेस, शिव कॉन्शियसनेस या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, उसका कार्य है वननेस। तो इतनी सी बात यहाँ पे समझने की है कि कॉमन सेंटर में हमको आना है। इफ दिस इज सो, then it follows that one whose consciousness has reached the deepest level and is established in the common center must be aware of the facts mentioned, namely how mind and consciousness are essentially of the same nature। अब ये यहाँ पे इन्होंने कहा माइंड और कॉन्शियसनेस बने तो एक ही उससे नेचर से हैं, functions from the same center, change into each other and produce the infinite variety of phenomena which constitute the manifested universe। ये जो सृष्टि बनती है ये सब इसी से बनती है कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग करते हैं। तो दोनों एक ही से आए थे। ये जैसे हमने बात की थी कॉन्शियसनेस और माइंड, वही का उसी का एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म था माइंड, मगर माइंड ने डिफरेंशिएशन किया और जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है वो वननेस कर दी। And if as a result of above realization he becomes actively aware of the fact that the manifested universe is a mental creation of the cosmic logos and an individual world that is of an individual mind, the phenomenal and illusory nature of these objects world becomes quite apparent and not merely a matter of conviction। तो हम इसको जान सकते हैं कि मैनिफेस्टेड यूनिवर्स में जैसे कॉस्मिक लोगोस ने मेंटल क्रिएशन किया था, वैसे इंडिविजुअल वर्ल्ड में हम लोग इंडिविजुअल करते हैं। He can see them coming into existence as a result of mental activity and disappearing when that mental activity stops।
तो यहाँ पे जब मेंटल एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है या डिसअपियर हो जाती है तो वननेस हो जाती है, यानी हृदय के लेवल पे वो वन हो जाता है। इसी की यहाँ पे बात की जा रही है और हम लोग यहाँ पे अब समाप्त करेंगे, क्योंकि ये वननेस के लिए हमको हार्ट में ही मिलना है, हृदय में ही मिलना है। इसीलिए ये सूत्र है हृदय चित्त संगठता दृश्य स्वप्न दर्शनम। हम इसके अंदर ही अपने अंदर प्ले देखते हैं माया का और मैनिफेस्टेशन का ड्रामा सारा, जैसे कॉस्मिक आइडिएशन है, जैसी हमने बात की कॉस्मिक लोगोस ने बनाया, वैसे ही हम मोनेट ने ये सारा ड्रामा खेल रखा है। तो उसके अंदर हम सब लोग जो है कैसे इससे बाहर निकलेंगे, योगी के लिए ये सारे के सारे एक एक स्टेजेस हैं जिनकी आज हम बात कर रहे थे। धन्यवाद। मैंने अपनी तरफ से थोड़ी सी कोशिश करी है इसको अच्छे से समझाने की। किसी को कुछ कहना है तो प्लीज अनम्यूट करके कहें। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार जी। सर जी, ये आपने इच्छा शक्ति की बात करी। इच्छा शक्ति अच्छी ही होती है या बुरी भी इच्छा शक्ति हो सकती है? देखिए, ये इच्छा शक्ति जो है बुरा होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। बुरी के लिए तो वैसे ही बहुत कुछ है। इच्छा शक्ति नॉर्मली जो है, ये देखिए डिवाइन आइडिएशन से आई है और अगर आप करेंगे तो आप गलत रास्ते जा सकते हैं, मगर ये विल पावर नहीं है। वो आपको दुनिया में वैसे ही इतनी सारी जो हमने पहले बात की थी माया है और भी चीजें हैं, वो आपको वैसे ही ढकेलने पे लगी हैं। जो मेरी समझ है इसमें उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको विल पावर लगाने की या गलत चीज़ के लिए, क्योंकि वहां तो वो अपने आप से ही हो जाएगा। इस दुनिया में आप जरा सा आगे जाइए, ये सब चीज़ें आपको अपने आप पे गर्त में गिराने वाली हैं। शर्मा जी, ऐसा कोई ज़रूरत ही नहीं है कुछ उसको नेगेटिव विल पावर यूज़ करने की। हाँ, जो ये अच्छा, तांत्रिक विल है, पावर। एक 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 मिनट सर। सर, विल पावर और इच्छा शक्ति अलग है मतलब? नहीं नहीं, विल पावर इच्छा शक्ति एक ही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको, जैसे कि आप देखते हैं कुछ एक चीज़ों में जो योगी है, देखिए जो इस मार्ग पे आगे बढ़ता है, वो अगर इसका दुरुपयोग करता है, जैसे कि हम बात कर लें तांत्रिक की और लोगों की जो इसको वो करते हैं, तो आप देखें उनके परिणाम क्या होते हैं। क्योंकि उनको इच्छा शक्ति वहाँ ज़्यादा नहीं लगानी पड़ती, वहाँ पे तो कुछ थोड़ा सा अगर उन्होंने हल्का सा भी गलत सोचा भी, तो वो योगी के लिए, क्योंकि वो जो इस योग के मार्ग पे है, तो इसीलिए वो बिल्कुल एकदम अलग हो जाते हैं और फिर जन्मों जन्म तक कई कई जन्म ऐसे खराब होते हैं कि फिर वो आगे जा ही नहीं सकते योग के मार्ग पे। तो आप जो कहना चाहते हैं, धन्यवाद देखिए इच्छा शक्ति वो ही इस्तेमाल कर सकता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो गई हो, ठीक है, वरना वो विल पावर नहीं यूज कर सकता। जी। ऐसा मेरा सोच है। और कोई इसके बारे में बताए? यहाँ पे बहुत प्रबुद्ध वर्ग के लोग और भी हैं। किसी और को कोई बात कहनी है या कोई है तो करे, नहीं तो फिर अब हम लोग जो है समय होने को है, फिर हम लोग क्लोज करें मीटिंग। हेलो। हाँ, हाँ हाँ राजीव तो जी, बहुत कंटिन्यू अच्छा। बताइए, बताइए। इतना गहनतम ज्ञान आपने बड़े सरल शब्दों में और आज के संदर्भ में पेश किया। अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और ऐसे ही आगे भी आप इसको कंटिन्यू करें, इसी इच्छा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आयोजन। थैंक यू वेरी। मैं भी अपना ग्रेटिट्यूड पे करना चाहती हूँ।
राजीव जी, थोड़ा सा गला खराब है और वायरल भी है, लेकिन कोई नहीं आपका अच्छा, मैंने ध्यान से सुना। स्टूडेंट की तरह मैं किताब भी लेके बैठी थी स्टूडेंट की तरह। बहुत अच्छी व्याख्या की, बहुत कंपैरेटिव स्टडी है आपकी। बहुत बहुत आभार आपको। तब अपनी तबीयत ठीक करो आप। नमस्कार। और राजीव जी, हाँ बोलिए। आपका जो ये राइट अप है, इसका कोई कॉपी मिल सकता है क्या मेल में? किसकी? आपका जो राइट अप है, प्रेजेंटेशन का जो राइट अप, वो स्लाइड्स ऐसा और है, वो मिल हाँ मैंने थोड़ा सा प्रेजेंटेशन जो बनाया है, ये अलग अलग उसको करते जाते हैं जैसे जैसे वो प्रोग्रेसिव है। कुछ एक जो पीछे कर लिया वो तो है, बाकी तो अभी नहीं है, क्योंकि वो जैसे जैसे आते जाते हैं सूत्र उसके हिसाब से तैयार करते जाता हूँ, तो एक भी पूरा नहीं है। वो मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा प्रेजेंटेशन जो आपको अभी देखा ही आपने, बरुआ जी, प्रेजेंटेशन तो अभी आपके सामने ही प्रेजेंट किया था। हाँ तो हाँ ये हाँ हम लेकिन अच्छा, वो ऐसा कुछ राइट अप होने से तो दिस मैटर इज क्वाइट serious and quite difficult to understand. हाँ, So, बेसिकली हमने आपको बता दें कि आई के तेमनी जी की बुक है, बेसिकली उसको हमने फॉलो किया है। और इसके अलावा 3-4 और भी कमेंट्रीज हैं, उनसे थोड़ा थोड़ा कहीं से कोई बहुत अच्छी कोई चीज़ है तो उसको थियासफी के साथ जो मेल खाती हो वो चीज़ें लेने की कोशिश करते हैं। तो उनको भी अच्छा अच्छा, माधव जी, मतलब, आप इनको इनको बुक ही भेज दीजिए, ईमेल कर दीजिए हाँ बुक। मैं आपको भेज दूँ, बुक भेज देता हूँ। बरुआ आईके जी, आप तमनी अपना जी। ईमेल एड्रेस ओके दे ओके दीजिए। आप अपना ईमेल एड्रेस दे ओके, दीजिए, ये ईमेल बुक आपको एड्रेस भेज दें। हम दे देगा, ईमेल एड्रेस दे देगा, ठीक है। ठीक है, आप आई ईमेल सेंड, एड्रेस थैंक भेज, यू सो हमारा मच। एड्रेस है आपके पास? नहीं तो अभी लिख दीजिए इस पे, तो हम उसको नोट कर लेंगे। आपका एड्रेस तो अभी तो नहीं है, लेकिन हम एड्रेस हमारा ठीक है, व्हाट्सएप जो है, हम टेलीफोन नंबर दे देगा आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आई आपने, कनेक्ट, आई हाँ विल डू। हाँ, थैंक यू। ओके सर, ओके सर। अब प्रेयर कर लेते हैं, समय हो गया है। किसी को अगर कुछ बात करनी है तो अलग है, नहीं तो कुछ अब हम लोग प्रेयर करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।